नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़ 7। बीते दिनों 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्र उदय पार्टी का जनसभा कानपुर देहात में आयोजित किया गया, जिसपे मंच पर आसीन फेमस बिरहा गायक भैया लाल पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। देखिए, राष्ट्र उदय पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भैया लाल पाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं। भारतवर्ष की जो भी सरकार होगी, हिंदुस्तान के हर नागरिक को वो इसको देने को की गारंटी करेगी। कहा गया कि हमको स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे को विचार की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, अपनी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता और अपनी अभिव्यक्ति करने की, अपनी बात रखने की हमको स्वतंत्रता मिलेगी। संविधान में कहा गया कि हमारे देश में समानता होगी, किसी को ऊंच नीच से भेदभाव नहीं होगा, किसी के बीच में धर्म से भेदभाव नहीं होगा, किसी के बीच में अमीर और गरीब से भेदभाव नहीं होगा। जो अधिकार अंबानी साहब का होगा, वही अधिकार राम आश्रय पाल जी का भी होगा। यह हमारे संविधान में कहा गया। हमारे संविधान में कहा गया कि हमारे समाज में मैत्री भाव होगा, बंधुत्व होगा और उसके आधार पे हम हिंदुस्तान के नागरिक अपने जीवन को चलाएंगे। हमारे संविधान में कहा गया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क होंगे। हमारे संविधान में कहा गया कि हम एक समाजवादी देश होंगे। समाजवादी देश का मतलब क्या? कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, उसके बिजली के, पानी के, उसके सड़क का इंतजाम हमारे संविधान में सरकार की जवाबदेही तय की गई। कहा गया कि हम एक गरिमापूर्ण जीवन, हिंदुस्तान का हर नागरिक एक गरिमापूर्ण जीवन जिएगा और कहा गया कि हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र रहेगा। हम किसी की गुलामी अब नहीं सहेंगे। आजादी लड़के 200 सालों में अंग्रेजों को भगा के हमने इस संविधान को निर्मित किया। इस संविधान में गांधी जी के भी विचार हैं, पंडित नेहरू के भी विचार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी विचार हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के भी विचार हैं, जगजीवन राम के भी विचार हैं। और इस संविधान के अंदर इसको रचने का काम, इन सारे विचारों को एक गुलदस्ते में समेटने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। आज वह गुलदस्ता बिखरने के कगार पर है। आप देखिए, हमको एक अधिकार मिला था। क्या अधिकार मिला था साहब? वोट का अधिकार। 18 साल के ऊपर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, उसको वोट देने का अधिकार था। आपके बीच में हर साल बीएलओ आते थे, पूछते थे कि आपके मोहल्ले में 18 साल की उम्र किसी की हो गई? आप बताते थे कि हाँ हाँ इन लोगों की हो गई। उनका वो कागज लेते थे, फॉर्म भरते थे, वोटर लिस्ट में नाम आता। आज हमसे एक जो अधिकार, वोट देने का अधिकार है, वह भी छीनने की कोशिश हो रही है। क्या है साहब एसआईआर? एसआईआर क्या है जो हिंदुस्तान में लागू किया गया? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारत के चुनाव आयोग से, कि आज आपको एसआईआर कराने की इतनी जल्दी क्यों है? आप एक काम अगर छोटा सा कर देते, हर आदमी की जेब में आज की तारीख में आधार कार्ड है, बैंक से पैसा आधार कार्ड से निकल जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न आधार कार्ड से जमा हो जाता है। आधार कार्ड आज सारी चीजों को संचालित करता है। अगर हर आधार कार्ड से वोटर का नाम जोड़ देते तो जितनी भी डुप्लीकेसी थी वो खत्म हो जाती, लेकिन नहीं। इतना छोटा सा भी काम सुप्रीम कोर्ट के दो बार कहने के बावजूद अभी तक भारत के चुनाव आयोग ने नहीं किया। मामला क्या है? मामला ये है कि जो गरीब गुरबे हैं, जो मेहनत कश है, जो किसान है, उनको इतना उलझा दो कि उनका वोट का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाए। आज इसकी तैयारी इस देश के अंदर हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमें याद आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में जब संविधान रखा तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा?
उन्होंने कहा ये संविधान बेकार हो जाएगा, यह राजनीतिक लोकतंत्र बेकार हो जाएगा अगर इस मुल्क में हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं दिया गया, न्याय नहीं दिया गया, तो यह जो संविधान है ये कागज की ढेर में तब्दील हो जाएगा। आज 70 साल 75 साल आजादी के बाद हालत क्या है? मैं नहीं कह रहा, मेरी रिपोर्ट नहीं है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी वित्तीय एजेंसी है, भारत सरकार है, उसकी रिपोर्ट है। हमने कोई सर्वे नहीं किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास, सिर्फ 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की 67% संपत्ति है। हमारे मुल्क की जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल संपत्ति है, उसका 67%, 67% 1% लोगों के पास है। और 358 परिवार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 358 परिवार इस देश के अंदर 40% संपत्ति के मालिक हैं। और उसमें भी 19 परिवार ऐसे हैं जिनके पास उस 40% का 70% है। एक तरफ वेल्थ कंसंट्रेट होती जा रही है, एक तरफ पूंजी कुछ लोगों के हाथ में जाती जा रही है, और दूसरी तरफ इस मुल्क की 93% आबादी 10,000 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी को चला रही है। अगर आज आपके घर में कोई बीमारी पहुंच जाए, आज आपके घर में अगर बेटे और बेटी को इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाना हो, तो जो 2 बीघा खेत आपका है उसको भी आपको गिरवी रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब आप इलाज करा सकेंगे। और इसलिए रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान जो बाबूराम पाल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान के 358 जो बड़े पूंजी घराने हैं, इनकी संपत्ति पर टैक्स लगाओ, उससे पैसा जुटाओ और हिंदुस्तान के हर नागरिक के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भोजन के अधिकार की गारंटी करो। इस बात का ऐलान हमने किया है। आज क्या स्थिति है साहब? सामाजिक न्याय, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की यात्रा की सन 1990 के बाद, वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब मंडल कमीशन लागू हुआ और वीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय की कुछ ताकतों को खड़ा करने का काम किया, उन्हें मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचाने का काम किया। 20 सालों में, 30 सालों में इन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं। झोपड़ी में रहने वाले, स्कूल में अध्यापक हजारों करोड़ के मालिक हो गए। जो महिला डिग्री में पढ़ रही थी, जिनके पिताजी एक ऑफिस में पोस्टमैन थे, वो देखते देखते करोड़ों रुपए की मालकिन हो गई। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दुख इस बात का है कि जिस कोख से लोग पैदा हुए, उस कोख के साथ इन्होंने गद्दारी करने का काम किया, उस कोख के साथ न्याय नहीं करने का काम किया। आज हालत क्या है? जो पाल है, कुम्हार है, विश्वकर्मा है, तेली है, तमोली है, चौहान है, गड़े और जो बिरादरी है, अतमल्ला, केवट, निषाद, बिंद, बियार, ये सारी जातियां, इनकी जितनी संख्या है, इनकी जितनी ताकत है, उनकी सरकारी नौकरी में उतनी हिस्सेदारी नहीं है। आज आपकी बिरादरी का बेटा डीएम नहीं बन पाता, आज आपकी बिरादरी का बेटा एसडीएम नहीं बन पाता, आज आपकी बिरादरी की बेटियां उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाती। और जब तक आप उच्च पदों पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक सत्ता को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भी उच्च पदों पर पहुंचे, आपके घर वाले भी उच्च पदों पर पहुंचे। और इसलिए रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान में कहा, जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा है, उस अभियान ने इस बात का ऐलान किया है, एक कमीशन आपने बनाई 2017 में 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर आपने एक कमीशन बनाई। उस कमीशन का नाम था रोहनी कमीशन। दिल्ली हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी, जस्टिस रोहनी, उन रोहनी के नेतृत्व में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था टाटा कालेकर का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बना था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था मंडल कमीशन का, और तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना जस्टिस रोहनी कमीशन के नाम से। 2023 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी
और उसने क्या कहा, अभी रिपोर्ट साया नहीं हुई है, रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अखबारों में जो खबर है उसने कहा कि पिछड़े समुदाय की 941 ऐसी जाति हैं जिनका एक भी आदमी पिछले 70-75 साल से चपरासी की नौकरी में भी नियुक्त नहीं हुआ है। जस्टिस रोहनी ने जो अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा अन्य पिछड़े वर्ग से अलग करने के लिए बनी थी, उस जस्टिस रोहनी कमीशन की रिपोर्ट आ गई। मोदी सरकार उसको तकिए के नीचे, जैसे गांव का हमारा लेखपाल होता है, कोई कागज अगर उसको काम नहीं करना होता तो उस फैलिया को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाता है। ऐसे ही मोदी जी की सरकार है, उसने रोहनी कमीशन की रिपोर्ट को तकिए के नीचे रख के सो गई है। जबकि आप सब जानते हैं बगल का एक प्रदेश है बिहार, बगल का प्रदेश है झारखंड, जहां 1978 में ही वहां के जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने एक फार्मूला दे दिया और कह दिया कि अति पिछड़ों में का आरक्षण कोटा अन्य पिछड़े वर्ग से अलग कर दिया, एनेक्सर 1 बना दिया, एनेक्सर 2 बना दिया। और में तो भागीदारी लेनी है, सत्ता में तो हिस्सा लेना ही है, साथ ही साथ हमको रिसोर्स पर, संसाधन पर भी अधिकार होना चाहिए। हमारी बिरादरी का कोई लड़का अगर ठेकेदारी करना चाहे तो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसको संसाधन में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर हमारे कोई दीपू पाल टाइप के जो हमारे नौजवान हैं, अगर उद्योग धंधा लगा रहे हैं तो उनको उसमें सरकारी मदद मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसलिए रोजगार अधिकार अभियान ने कहा है कि रोहिणी कमीशन को इस देश की संसद के पटल पर रखो और आने वाले समय में अगर मोदी की सरकार इसको नहीं चुनती है तो दिल्ली में हजारों की संख्या में कूच किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा अन्य पिछड़े वर्ग से अलग कर दिया जाए। साथियों, आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आज क्या हालत है। अभी 4 दिन पहले आज 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठनों ने, देश भर के मजदूर संगठनों ने आज पूरे देश में प्रदर्शन रखा है। सड़कों पे लोग हैं और क्यों है, सरकार ने अभी 4 लेबर कोड लाने का काम किया है। और क्या किया, अखबारों में विज्ञापन, टीवी पे विज्ञापन, मोबाइल पे विज्ञापन चल रहा है कि मोदी जी ने बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया। क्या क्रांतिकारी काम किया, उन्होंने कह दिया कि अब सबको ओवर टाइम मिलेगा, अब सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, सबको जो है अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कितना बड़ा झूठ बोला गया। आपके इस सभा के माध्यम से मैं देश के मजदूर संगठनों से कहना चाहता हूं कि इस सरकार का नकाब उतार दीजिए। अरे आप क्या ओवर टाइम दोगे, ये तो 1200 साल की लड़ाई से हमने हासिल किया है, ट्रेड यूनियन के एक्ट हमने हासिल किए हैं। सच्चाई ये है कि जो अधिकार आज तक हमारे पास थे उनको भी छीन लेने का काम आपकी सरकार ने किया है। काम के घंटे 8 करने का कानून पूरी दुनिया ने, मजदूरों ने लड़के बनवाया था और मोदी जी की सरकार ने उस काम के घंटे 8 के अधिकार को छीन के काम के घंटे 12 करने का काम किया है। इतना बड़ा धोखा इस मुल्क में मजदूरों के साथ किया गया है। और इसलिए अंत में दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि चिंता मत करिए, लड़ाई शुरू हो गई है और आजादी की लड़ाई भी चंद लोगों ने शुरू की थी और देखते देखते अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर जाना पड़ा। आज हमारे देश को फिर से गुलाम करने की जो कवायद हो रही है, हमारे देश को फिर से जो अमेरिका के हाथों बेचने की कोशिश हो रही है और हमारे संविधान को खत्म करने का जो चौतरफा प्रयास हो रहा है, इसके खिलाफ इस मुल्क में एक विराट आंदोलन खड़ा होगा और आप सब उसकी अगुवाई करेंगे, उसके नेता बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।